नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत समझौता बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन के बारे में बात करेंगे। लॉ स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो 3 ईयर या 5 ईयर के लॉ प्रोग्राम का कोर्स कर रहे हैं। वहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रहता है और जिसके तहत हमें इसे पढ़ना है। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। और यह जो है हम ये भी बताएंगे कि सेक्शन 5 में आता है, अर्थात आज हम हमारे इस वीडियो में सेक्शन 5 के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे संबंधित वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समझौता बोर्ड की यानी कि बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन के बारे में। तो सेक्शन 5 में दे रखा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत। तो इसका गठन कौन करता है? तो इसका जो गठन होता है वह समुचित सरकार द्वारा किया जाता है, राजपत्र में विज्ञापन प्रकाशित करके, शासकीय राजपत्र में विज्ञापन प्रकाशित करके। और बोर्ड की जो सदस्य संख्या होती है वह विषम होती है, हमेशा या तो 3 रहेगी या 5 जैसी कोई संख्या रहती है। जिसमें क्या होता है, जो नियोजक है, हम पढ़ चुके हैं, नियोजक तथा कर्मकार अपने प्रतिनिधियों के चयन करने में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। इच्छा अनुसार वे किसी भी 1 या 2 सदस्यों को बोर्ड की सदस्यता के लिए भेज सकते हैं। और यहाँ पर एक बात स्पेशल है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है। मतलब जैसे कि अगर 3 है मेंबरशिप मान लीजिए, तो एक नियोजक का व्यक्ति होगा, एक कर्मकार होगा और एक अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष जो होगा वो फ्री होगा और किसी भी व्यक्ति से एसोसिएट नहीं होगा। और जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उसका अपॉइंटमेंट समुचित सरकार के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ये जो बात है इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बैठक की। तो आवश्यकता अनुसार समय समय पर बोर्ड जो है अपनी बैठक करा करेगा, लेकिन कोरम का पूरा होना अनिवार्य है। कोरम मतलब जैसे कि मान लीजिए कि अगर सदस्य संख्या 5 है तो कम से कम 3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और यदि मात्र 3 सदस्य है तो सदस्यों की उपस्थिति कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए कोरम मानी जाएगी। मतलब 3 सदस्य है तो 2 व्यक्ति आवश्यक है और 5 सदस्य है तो 3 व्यक्ति बिल्कुल ज़रूरी है। अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर भी बोर्ड जो है अपनी बैठक कर सकता है, किंतु समुचित सरकार द्वारा बोर्ड को सूचना दे देने पर कि उसके अध्यक्ष किसी सदस्य की सेवाएं प्राप्त नहीं हो सकेंगी, बोर्ड तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक नया अध्यक्ष जो भी मेंबर है वो अपॉइंट नहीं कर लिया जाता। तो ये बैठक के बारे में बातें थी। बोर्ड के कार्य हम देखते हैं। तो बोर्ड के कार्यों का उल्लेख जो इस अधिनियम की धारा 13 में दे रखा है। तो बोर्ड के कार्य की प्रकृति न्यायिक नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझौता बॉडी है, ठीक है, कॉन्सिलिएशन बॉडी है। जो न्यायिक जिसके पास पावर होती है वो न्यायालय की तरह भूमिका अदा करते हैं। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे श्रम न्यायालय अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण। तो स्पेशली उन्हें न्यायिक जो होती पावर होती है, तो इनकी प्रकृति जो होती है न्यायिक नहीं होती है। कोई समुचित सरकार द्वारा किसी विवाद के निर्दिष्ट करने पर ही अपना कार्य आरंभ करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने इसके पहले समझौता एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में समझौता अधिकारी के बारे में बताया था। उसके बारे में जब हमने बात की थी तो बताया था कि अगर उस अधिकारी को ऐसा लग रहा है कि कोई भी विवाद उत्पन्न हो सकता है, उसकी संभावना है, तो वो बिना किसी के निर्दिष्ट करे ही वहाँ पर उन काम करने की कोशिश करता है, अर्थात उनमें समझौता करवाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो जब तक समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ निर्देश नहीं देती है तब तक ये बोर्ड जो है अपना कार्य नहीं करेगा। विवाद के सारे तथ्यों की अविलंब जांच करना, उसके समाधान का जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है प्रयास करना, समझौता करवाना जिससे दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रह सके, इसका प्रमुख उद्देश्य है। बोर्ड को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के कुछ दीवानी अदालत के अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि किसी को भी बुलाना, मतलब अपने जो भी रिकॉर्ड लेने के लिए उनको बोलना लिखित में, ये सब बहुत सारे कुछ अधिकार दिए होते हैं। यदि पक्षकार के बीच कोई मान्य सद्भावनापूर्ण समझौता हो जाता है तो समझौता बोर्ड का कर्तव्य है कि वह इस समझौता बोर्ड वाला जो प्रतिवेदन है समुचित सरकार को भेजे और उसको सूचित करे कि ऐसा ऐसा है, और इस पे दोनों पक्षकारों के जो है सिग्नेचर होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार जब इस प्रकार का प्रतिवेदन समझौता पत्र प्रेषित करने का जो समय है वो 60 दिनों का है। मतलब कि जब समुचित सरकार अपना
जब समुचित सरकार जो है मैटर को भेजती है किसको, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन के पास, समझौता बोर्ड के पास, तो उसके पास केवल 60 दिन का समय होता है इस पर कोई भी निर्णय या डिसीजन लेने का। ठीक है, निजी समझौते से विवाद का समाप्त होना। एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पार्टी आपस में ही समझौता कर लेते हैं, नियोजक और कर्मकार, तो क्या विवाद समाप्त हो जाएगा? तो यहाँ पर इसके लिए हमें एक बात का याद रखना जरूरी है, पूना मजदूर सभा वर्सेस जी के धुतिया और अन्य के वाद में ये कहा गया है कि औद्योगिक विवाद की प्रक्रिया के दौरान निजी समझौते को औद्योगिक विधि में कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है, मतलब जब अब समझौता बोर्ड के पास गया तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ही कार्रवाई जो है होगी। तो ये जो वाद हम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको ये दिखना, तो इसके तहत ही ये बात जो है आती है। तो समुचित समझौता बोर्ड के बारे में इतनी ही बातें हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया, छोटा ही है। इसके बाद एक और भूमिका है जो कि सेक्शन 6 में दे रखा है, जांच न्यायालय। ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में भी हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है। तो जांच न्यायालय क्या है, इसकी स्थापना की जो बात है, एक्चुअल में जो ब्रिटिश औद्योगिक न्यायालय अधिनियम है, एक्ट है 1918, उससे ली गई है। और इसमें किसी भी मंत्री को पक्षकारों की सहमति लिए बिना ही इसे गठित करने के आदेश देने का अधिकार है। आपने समझ ली होगी इस बात को। इसके गठन का उद्देश्य उन कारणों का पता लगाना तथा तथ्यों की जांच करना है जिससे कि डिस्प्यूट हुआ है, और ऐसी परिस्थितियों का स्टडी करना है जिससे कोई भी मान्य समझौता जो है संभव हो सके। और यह सामान्य न्यायालय नहीं है जिसका कार्य किसी विवाद में निर्णय देना है। समस्या के समाधान के लिए न्यायालय अपनी संस्तुतियां दे सकता है। ठीक है, तो जो समुचित सरकार है, समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जब कभी आवश्यकता प्रतीत होती है, मतलब जब आवश्यकता लग रही है तभी जांच न्यायालय का गठन करती है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आवश्यकता पड़ने पर ही इसका गठन किया जाता है। इसके अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो न्यायालय के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये निर्धारित करने का काम भी किसका है, गवर्नमेंट का है। उनकी संख्या एक या अधिक हो सकती है। एक से अधिक संख्या होने पर उनमें एक अध्यक्ष होगा। नियुक्त होने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि वो एकदम पूर्णतः स्वतंत्र हो, अर्थात किसी पक्ष विपक्ष का मतलब साइड ना ले, बल्कि काम करे निष्पक्ष होकर। और कार्य के सफल संचालन के लिए इन्हें भी कुछ दीवानी यानी कि सिविल न्यायालय की शक्तियां दी जाती है, जैसे पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक बनाना, मामलों की जांच करना, प्रच्छा, विवादग्रस्त स्थान का अवलोकन तथा शपथ ग्रहण आदि जो है इनके प्रमुख कार्य है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जांच न्यायालय के कर्तव्य क्या है। तो धारा 11 में जो है इसके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि निर्देशित मामलों में तथ्यों की जांच करना, कि इनको जो भी मामले निर्देशित कर रही है, चूंकि आवश्यकता पड़ने पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही इनका गठन करती है, तो इसके जो तथ्यों की जांच करना भी जो इसका प्रमुख कार्य है। और यहाँ पर इनको भी एक टाइम लिमिट दे रखी है कि जाँच के बाद अपना प्रतिवेदन समुचित सरकार के पास प्रेषित करना होता है इनको, कितने 6 महीने में। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कार्य समिति समझौता अधिकारी। तो समझौता अधिकारी के पास 14 दिन का समय होता है। समझौता बोर्ड हमने देखा था जिसके पास 2 महीने का समय रहता है, अर्थात 60 दिन का समय रहता है। और जो जांच न्यायालय होता है इसके पास कितना दिन का समय होता है, 6 महीने का समय होता है। और जो जांच न्यायालय जो भी अपने रिकमेंडेशन देता है वो निर्देशात्मक प्रकृति के होते हैं, और इनको IPC सेक्शन 21 के तहत लोक सेवक समझा जाएगा, पब्लिक सर्वेंट इनको समझा जाता है। और प्रतिवेदन प्राप्त करने पर सरकार प्रतिवेदन के अनुरूप जो भी उचित समझेगी कदम उठाएगी। कौन सा प्रतिवेदन, जो जांच न्यायालय उनको सौंपता है। हालांकि ऐसा व्यवहार में देखा गया है कि इसका जो जांच न्यायालय है ये थोड़ा सा एक सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, इसका इतना उपयोग नहीं होता है, मतलब उपयोग बहुत ही कम हुआ है। यही कारण है कि ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल अमेंडमेंट बिल 1988 में इसके को समाप्त करने की भी बात कही गई थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहता है। अब समझौता अधिकारी के बाद हम एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि एक और शोभ समझौता अधिकारी की भी यहाँ पर बात की गई है। तो 1982 में के संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया अध्याय 2B और एक नई धारा जो है 9C जोड़कर शोभ समझौता अधिकारी का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान के संदर्भ में जिसने पूर्व 12 महीने में किसी एक दिन 50 से अधिक कर्मकार नियोजित है
या रहे थे, तो इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्ति कर्मकार से संबंधित जो भी डिस्प्यूट होते हैं इंडस्ट्रियल, उसके समाधान के लिए उसकी कठिनाइयों को दूर करने वाले जो है प्राधिकारी का उपबंध करेगा। ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी का जो है उपबंध करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शोभ समझौता अधिकारी बोल सकते हैं, या हम इसको इंग्लिश में कहें तो ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटीज़, ठीक है, या जो भी ऑफिसर रहता है। तो ये जांच न्यायालय के बारे में बात थी। तो दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में हमने स्पेशली कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे तो उनके बारे में बात की है, जैसे कि समझौता बोर्ड क्या होता है, जांच न्यायालय क्या होता है और शोभ समझौता अधिकारी क्या होता है। अब जब हम दो यहाँ पर बॉडी है, एक बार हम फटाफट देख लेते हैं, समझौता अधिकारी और समझौता बोर्ड। इसमें हम समानता और अंतर को भी जरा सा फटाफट स्पष्ट कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो एक इसके पहले की समझौता अधिकारी होता है, एक समझौता बोर्ड होता है। इसका मुख्य अगर हम दो अंतर समझे इसके मुख्य रूप से, तो ये अपना प्रतिवेदन 14 दिन में भेजता है और ये अपना प्रतिवेदन 2 महीने में या फिर हम कहें 60 दिन में भेजता है। और ये स्वतः प्रेरणा से काम कर सकता है और इसके लिए समुचित सरकार के निर्दिष्ट होने पर ही इसको क्या है अपना काम देखना पड़ता है। और दोनों में बहुत सारी चीज़ कॉमन होती है, जैसे इनका उद्देश्य से में इनको जो अपॉइंट करता है समुचित सरकार करती है। इनको एक लिमिटेड टाइम पीरियड दे रखा है। दीवानी न्यायालय की कुछ शक्तियाँ होती है और अगर इनके पद रिक्त होते हैं तो उसके वही दोनों के रीज़न सेम होते हैं, जैसे पद त्याग, मृत्यु, दिवालीपन हो जाना, इस प्रकार से होते हैं। और दोनों ही पक्ष का समर्थन जो है कोई भी एडवोकेट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो ये हमने अंतर भी स्पष्ट कर लिया और समानता भी देख ली। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए हम थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद हम जो है ये वाला टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम तीनों अधिकरण की बात करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों अधिकरण की स्पष्टता हमें होना चाहिए। तो लगे रहिए हमारे चैनल पर और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, आपने क्या यहाँ से सीखा, क्या आपको वीडियो समझ में आया। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।